बीते दिनों सरकार ने 22 प्राइवेट कंपनियों को लोन दिए हैं, जिनमें से 15 लाभार्थी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें उसी बोर्ड के सदस्यों के पैसे लगे हुए हैं जो इन लोन के पात्रों को मंजूरी देता है। ये सरकारी लोन रियायती हैं, यानी इन पर न सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम है बल्कि इसको चुकाने की शर्तें भी आसान और फ्लेक्सिबल हैं। कौन सी कंपनियां हैं ये? इन्हें लोन देने वाले बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन है? हम कुल कितनी रकम के लोन की बात कर रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और आप देख रहे हैं एक और एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन। इसे लेकर आए हैं इंडियन एक्सप्रेस की डिप्टी एडिटर अमिताभ सिन्हा और नेशनल ब्यूरो हेड संदीप सिंह। भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश के दौर में है। प्राइवेट सेक्टर की डीप टेक कंपनियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। डीप टेक यानी वो कंपनियां जो एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में बड़े काम करती हैं। समझिए इस पड़ताल की बुनियादी बातें। एक नए सरकारी फंड से पहले राउंड की फंडिंग में ऐसी 22 डीप टेक कंपनियों को लोन दिए गए। लोन की कुल रकम 2192 करोड़ रुपए है, 2192 करोड़। ये कंपनियां स्पेस, एनर्जी और फार्मा जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इन 22 कंपनियों का चयन कुल 124 आवेदकों में से किया गया। चयन करने वाली एक 11 सदस्यीय समिति है। इस समिति में प्राइवेट इक्विटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के स्थापित नाम शामिल थे। चुनी गई हर एक कंपनी की अच्छी साख है, लेकिन इसमें दिक्कत कहां है? इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चलता है कि जिन 22 कंपनियों को ये लोन मिले उनमें से कम 15 ऐसी हैं जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। वजह, इनमें से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चयन समिति के 7 लोगों का किसी न किसी तरह निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। वहीं 9 कंपनियों के तार समिति के चेयरमैन से जुड़ते हैं। इनमें से एक कंपनी में चेयरमैन ने निजी तौर पर निवेश किया हुआ है। हालांकि हितों के टकराव से निपटने के लिए नियम है यह है कि संबंधित व्यक्ति अपने हित की जानकारी देता है और फैसला लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेता है, रिक्यूज कर लेता है। लेकिन चूंकि यह पैसा सरकारी है, हितों के टकराव का मसला गहराता है। ये फंड है क्या? यहां सवाल आता है। इसे रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI फंड के नाम से जाना जाता है। इसे सरकार ने पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की टेक कंपनियों को बिना किसी जमानत के कम ब्याज दर पर और लंबी अवधि के लिए लोन उपलब्ध कराना है। ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस रोबोटिक्स, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल हेल्थ केयर जैसे डीप टेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इन कंपनियों का फोकस हाई एंड रिसर्च और इनोवेशन पर है। अब सवाल है कि कौन देता है ये फंड? ये अनुसंधान नेशन रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के तहत रखा गया है। ANRF विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत हुए हाल ही में बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका उद्देश्य खासतौर पर विश्वविद्यालयों में शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के जरिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना और इंडस्ट्रीज के साथ शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। ANRF के तहत एक स्पेशल पर्पस फंड यानी SPF बनाया गया है, जिसके पास RDI फंड के लिए अलग की गई रकम रहती है। यही RDI फंड है जिससे उन कंपनियों को लोन दिए जा रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब RDI फंड से पैसा कैसे दिया जाता है, ये अगला सवाल है। ये लोन के रूप में सेकंड लेवल एंड फंड मैनेजर्स SLFMS के जरिए दिया जाता है। फंडिंग के लिए एलिजिबल टेक्नोलॉजी एंटिटीज यानी ETEs का चयन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं संस्थाओं की होती है। अभी तक केवल 2 संस्थाओं को SLFM के रूप में चुना गया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, जो कि एक वैधानिक संस्था है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी BIRAC बिराक, जो एक सरकारी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत आती है। भविष्य में निजी क्षेत्र की संस्थाओं समेत और संगठनों को भी SLFM में शामिल करने की बनाने की योजना है। हर SLFM को अपनी अलग इन्वेस्टमेंट कमेटी बनानी होती है। यही कमेटी ये तय करती है कि एलिजिबल टेक्नोलॉजी एंटिटीज यानी ETEs कौन है, यानी पैसा किसे मिलना है। अब आते हैं लोन का प्रोसेस क्या है पर। ETEs को अपने प्रोजेक्ट की कुल लागत के अधिकतम 50% तक का लोन RDI फंड से मिल सकता है। ये लोन बिना किसी कोलेट्रल यानी जमानत के दिए जाते हैं। इन पर करीब 2 से 4% ब्याज लगता है और लोन की अवधि 15 साल की होती है। लोन के लिए केवल TRL4 यानी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 के स्तर तक पहुंच चुकी कंपनियां ही अप्लाई कर सकती हैं, यानी वो इस लेवल पर हों कि उनकी बनाई गई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट टेस्टेड और सर्टिफाइड हो। फिर इन कंपनियों के स्कोप को देखकर मेजॉरिटी के आधार पर फैसला लिया जाता है। फिलहाल सिर्फ एक दौर की फंडिंग हुई है जिसमें कुल 124 आवेदन आए थे। इनमें से 54 एप्लीकेशन जांच ली गई हैं, जिनमें से 22 को फंडिंग के लिए चुना गया है। इन्हीं 22 में वो 15 केस भी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में दिख रहे हैं। बाकी 73 आवेदन अभी की भी समीक्षा चल रही है, उनका रिव्यू चल रहा है। इस बीच और भी नए आवेदन आए हैं। अब लौटते हैं उन 15 केसेस की पड़ताल पर। पैनल के इन 7 सदस्यों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही सरकार को बता दिया था कि किन कंपनियों में उनके वित्तीय हित हैं, जिन कंपनियों से उनका संबंध था।
उन्हें फंड देने से जुड़े फैसलों में वे शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जांच पड़ताल से भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने यह मामला संसद में उठाया। 30 जुलाई को संसद में दिए गए लिखित जवाब में, रिटन रिप्लाई में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पैनल के 7 सदस्यों ने फंड पाने वाली कंपनियों में अपने वित्तीय हित होने की जानकारी दी थी। सवाल में यह नहीं पूछा गया था कि इन सदस्यों का कंपनियों में कितना और किस तरह का निवेश है, इसलिए मंत्री के जवाब में इसकी जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि इसके अगले दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सफाई दी कि कंपनियों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुआ है। विभाग के मुताबिक जिस कंपनी से पैनल के किसी सदस्य का हित जुड़ा हुआ था, उस कंपनी के प्रस्ताव की जांच या फंड मंजूर करने की प्रक्रिया में वो सदस्य शामिल नहीं हुआ। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी संसद के रिकॉर्ड और कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी से 7 सदस्यों के बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं। पहला नाम सौरभ श्रीवास्तव टीडीबी की 11 सदस्यीय इन्वेस्टमेंट कमेटी यानी आईसी यानी लोन अप्रूव करने वाली कमेटी के चेयरमैन हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक आरडीआई फंड पाने वाली कंपनियों में से 9 कंपनियों से उनके सीधे या किसी परोक्ष निवेश के जरिए संबंध है, जबकि फंड से 11.41 करोड़ पाने वाली नोकारक रोबोटिक्स के वे डायरेक्टर हैं और कंपनी में उनकी 0.75% निजी हिस्सेदारी है। इस पर श्रीवास्तव का क्या कहना है? उनका वर्जन यह है, वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हितों का टकराव होना स्वाभाविक है, खासकर तब जब किसी इन्वेस्टमेंट कमेटी के सदस्य से जुड़े फंड ने उस कंपनी में निवेश किया हो जिसके लिए कमेटी को फैसला लेना है। उनके मुताबिक ऐसे मामलों में संबंधित सदस्य को उस कंपनी से जुड़े फैसले की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सदस्य फैसले से खुद को अलग करते हैं और इसे बैठक के रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है। अन्य 6 नाम हैं KRS जम्वाल, गोपाल श्रीनिवासन, सुधीर मेहता, संजय नायक, आनंद देशपांडे और देबाशीष भट्टाचार्य। इन सभी सदस्यों के नाम भी हितों के टकराव के घेरे में आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इन सभी से बात की और यह पाया कि ऐसी परिस्थिति में हितों के टकराव होना लाजमी है। सवाल सिर्फ पारदर्शिता का है, ट्रांसपेरेंसी का है। चयन और आवंटन की प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव जरूरी हैं, यह समझा हमने अमिताभ सिन्हा से। डीप टेक में नई चीज़ों की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा रिस्क होने के कारण जो है सो इनको लोन मिलने में जनरली थोड़ी सी परेशानी होती है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, क्योंकि इन डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ हैं, चूंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा आगे पड़ने वाली है और ये बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं आगे, इसलिए इस इंडस्ट्री को जो है उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये फंड बनाया हुआ है। अब किन कंपनीज को ये जो है सो फंड मिले या इस फंड में से लोन मिले, उसको चुनने के लिए इसी डीप टेक इकोसिस्टम से ही लोगों को चुन के लाया गया कि जिन लोगों को वर्षों का अनुभव है ऐसे टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने का या नए कंपनीज में निवेश करने का और ये आकलन करने का कि ये कंपनी जो है सो आगे चल के सही कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो ऐसे लोगों को चुन के इस सिलेक्शन कमेटी में लाया गया है। अब यहां पे 2 तर्क हैं। एक तो ये कि अगर आप ऐसे लोगों को जो उसी इकोसिस्टम से निकल के आए हैं और उन्हीं लोगों को अगर आप लेके आएंगे, क्योंकि ये ज्यादा भरोसा है कि वो लोग सही चुनाव कर सकेंगे, तो ऐसे लोगों का उस इकोसिस्टम में कनेक्शन होगा ही, वो और भी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके होंगे और इसलिए ये इस तरह की सिचुएशन आएगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। और उससे जो है सो निपटने का तरीका एक ही है कि डिस्क्लोजर होना चाहिए और अगर इस तरह का किसी मेंबर का किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उस कंपनी का जब आकलन किया जा रहा हो तो उससे अपने आप को रिक्यूज कर लें। तो ये तर्क है कि ये निपटने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें। एक दूसरा तर्क जो है, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें जो आ रहा है, वो ये कहता है कि ये तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जो निपटने का ये जो मसला है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तो बहुत ठीक है और ये बड़ा ही कॉमन चीज़ है और होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन वहाँ लोग अपने पैसों से ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ जो आरडीआई फंड में है ये पब्लिक मनी है, जनता का पैसा है, इसलिए चूंकि ये जनता का पैसा है तो शायद यहाँ पे जो बार है वो थोड़ा सा बढ़ा रहना चाहिए। यानी कि यहाँ जिस तरह के गार्डरेल्स हैं, जिस तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ावा होना चाहिए ताकि चूंकि जनता का पैसा है उसमें चांसेस जो है सो मिसयूज के कम हो सके। सो ये 2 तर्क हैं और ये स्टोरी जो है ये इसी दोनों तर्क को सामने रख रही है कि चूंकि जनता का पैसा है तो इसका सही उपयोग अच्छे तरीके से कैसे हो सके।
हालांकि विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर चिंता जताई है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि वे किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और न ही ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोई गड़बड़ी हुई है। उनकी चिंता सिर्फ ये है कि सरकारी पैसे से चलने वाली ऐसी व्यवस्था कितनी मजबूत और पारदर्शी है। चक्रवर्ती ने कहा कि वे अत्याधुनिक तकनीक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में सरकार की ओर से पैसा लगाने के पूरी तरह पक्ष में है, लेकिन ये कोई सामान्य निवेश योजना नहीं है, बल्कि सरकारी पैसे से देश के रणनीतिक हितों के लिए चलाई जा रही एक पहल है। इसलिए इसके नियम और प्रक्रियाएं पूरी तरह दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक कॉर्पोरेट जगत में हितों के टकराव की स्थिति अक्सर आती है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति अपने हित की जानकारी देता है और फैसला लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेता है, रिक्यूज कर लेता है। लेकिन चक्रवर्ती का कहना है कि निजी कंपनियों के पैसे और सरकारी पैसे में फर्क है। सरकारी पैसे के इस्तेमाल में अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी की जरूरत होती है। जो नियम कॉर्पोरेट जगत के लिए पर्याप्त हैं, जरूरी नहीं कि वे सरकारी नीति और सार्वजनिक धन के लिए जो मामले हैं उसमें भी पर्याप्त हों। इस मामले पर आपकी क्या राय है? इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर आपका क्या सोचना है? व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।